हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद कि ठीक होंगे। और आपको डर सता रही है। केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर कैसे होगा, क्या होगा, एग्जाम सामने में है और पढ़ तो लिया बट कुछ समझ में आया नहीं। तो बच्चों, आपकी जो कन्फ्यूज़न है, जो आपको समझ में नहीं आया, मैं उस चीज़ को, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, जिससे आपकी उस चैप्टर पे आधारभूत समझ क्लियर हो कि आखिर ये चैप्टर कहना क्या चाह रहा है और इस चैप्टर में मुझे पढ़ना क्या है। तो जी हाँ बच्चों, आज हम बात कर लेते हैं आपके बारे में। क्या है इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो आपका आज का टॉपिक है। इज मैटर, इससे पहले आपने पढ़ा मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज का टॉपिक आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास जो मैटर है, क्या वो प्योर है? अराउंड अस प्योर। तो इस चैप्टर में देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना, पढ़ने का एक तरीका होता है कि इस चैप्टर में आपसे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में आपको किस चीज के बारे में डील करना है। तो बच्चों, पहले इसकी हम लोग एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि जिसमें मुझे पढ़ना क्या क्या है इसके बारे में। आपने इस टॉपिक में पढ़ा, क्या पढ़ा? प्रीवियस लेक्चर आपने पढ़ा मैटर। मैटर को आपने बिल्कुल विस्तार से समझ लिया। उसी मैटर को क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया। ठीक है, आखिर ये टॉपिक आया कहां से? इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैं इसकी बात बताना चाहता हूं। जो मैटर आपने इससे पहले पढ़ा, पहला चैप्टर, उस मैटर को ही क्लासिफाइड किया जाता है दो पार्ट्स में। एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। बच्चों, समझ में आ रही बात कि आखिर ये चीज आया कहां से? तो ये मैटर को ही क्लासिफाई किया गया दो बातों यानी दो पार्ट्स में। एक प्योर सब्सटेंस और एक आया मिक्सचर। बातों बोला गया था, बातों नहीं, मिक्सचर्स यानी पार्ट्स है। ठीक है, मिक्सचर्स। बच्चों, अब बात करेंगे हम कि आखिर इस चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस बन सकता है, किस किस पोर्शन से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस मैटर में मुझे पढ़ना होगा, मैटर अराउंड अस के बारे में पढ़ना होगा, मैटर के बारे में, या मैटर अराउंड अस प्योर, अराउंड अस के बारे में पढ़ें हम। क्या क्या पढ़ना है मुझे इसमें? पढ़ना है आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, किस टॉपिक पे आएंगे बताइए? एक मिनट। चलिए, आपके जो एग्जाम में जो आएंगे, किसकी पोर्शन से आएगा? एक होता है थ्योरेटिकल पोर्शन, यानी किसी भी टॉपिक का तीन पोर्शंस होते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल, कलम का कलर मैं चेंज कर देता हूं, दिखे, इसको मिटा देता हूं। एक होता है थ्योरेटिकल रेटिकल पोर्शन, और एक होता है प्रैक्टिकल, और एक होता है न्यूमेरिकल। यानी किसी भी टॉपिक में जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो इन्हीं तीनों पोर्शन से बनता है। अब सवाल है कि आखिर किससे कितना क्वेश्चंस बनता है। तो थ्योरेटिकल से आपको जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपका लगभग 70%, यानी थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक, वही बात कर ले हम लोग प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके रहेंगे एटलीस्ट 25%। इस चैप्टर में आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जो है 5%। कितने रहेंगे? 5%। क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपको इस टॉपिक में उतना पढ़ना, डील करना नहीं है, तो ये एक चैप्टर से एक समझ, एक आधारभूत समझ होना जरूरी है कि मुझे किस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, किस पोर्शन से समझना है। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपके एग्जाम, स्कूल के एग्जाम में पूछे जाएंगे सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन से। यानी ये डिफिनेशन क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर कितने तरह के होते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, कंसंट्रेशन क्या होता है, इन सारी बातों पे बात करें। ये सब कहलाएगा थ्योरेटिकल पोर्शन। और उसके बाद कहेगा कि व्हाट विल हैपन व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन वाटर, यानी क्या होगा जब सॉल्यूट जो है या सॉल्ट जो है वाटर से डिसॉल्व कर दिए जाएंगे,
तो उसके बारे में कहलाएगा, ये प्रैक्टिकल पोर्शन कहलाएगा। अब उसी में जो कंसंट्रेशन होता है, मास का कंसंट्रेशन निकालना, वॉल्यूम का कंसंट्रेशन निकालना, मतलब दिए गए सॉल्यूशन में मास निकालना, ये आपका कहलाएगा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल आपको इस चैप्टर के अंदर उतना नहीं पढ़ना है, मुश्किल से 2-3 क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल बेस्ड पे जो मास निकालना है सॉल्यूट्स का, किसी सॉल्यूशन में मास परसेंट निकालना है, तो सारी चीजों पे हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आती है बात कि आखिर इस टॉपिक में हम लोग डील क्या करेंगे। ठीक, तो डील हमारा क्या करना है, आपने पढ़ चुका ये टॉपिक ही आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले वाला लेक्चर में मैंने मैटर को बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया, मैटर को बहुत अच्छे से बताया। मैटर वो है जो क्या करेगा, मैटर उसे कहते हैं जो जिसके पास मास हो, मास एंड ऑक्युपाइज सम एरियाज। ठीक है, सम एरिया। आखिर एरियाज ऑक्युपाई क्यों करते हैं, क्योंकि सब्सटेंस के पास क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम होने के कारण बच्चों वो क्या करते हैं, एरिया को ऑक्युपाई करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। एनी सब्सटेंस विच हैव मास, यानी परिभाषा क्या था इसके बारे में, एनी सब्सटेंस विच हैव मास एंड सम ऑक्युपाइज एरिया। ठीक है, चलिए एरिया, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, मैटर बोलते थे। अब आपके सामने बच्चों एक चीज आया आपके निकल करके कि आखिर ये सब्सटेंस क्या होते हैं, सब्सटेंस क्या होते हैं, ये चीज आपको एक निकल करके आया, इसके बारे में बात करेंगे। सब्सटेंस कहते किसको है, सब्सटेंस वो चीजें होती है जिसे आप फिजिकली प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर पाते हो, उसी को हम लोग कहते हैं सब्सटेंस। क्या होता है सब्सटेंस, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज सब्सटेंस, तो सब्सटेंस दोज पार्टिकल्स विच कैन नॉट सेपरेटेड इजिली बाय फिजिकल मेथड इज कॉल्ड सब्सटेंस। सब्सटेंस वह चीजें हैं जिसे मैं आसानी से फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर पाऊंगा, उसे हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। तो लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एनीथिंग that cannot be broken, that cannot be broken, ठीक है, into further particles by applying any physical process is called, ठीक है, सब्सटेंस। यानी किसी फिजिकल प्रोसेस हम इसके अलग नहीं कर पाएंगे, वही क्या कहलाता, हमारा सब्सटेंस कहलाता। ठीक है, क्लियर। अब जाके कहानी शुरू होती है। मैटर को जो है कैन बी क्लासिफाई इनटू 2 पार्ट्स, यानी मैटर को मैं 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर पाऊंगा। एक क्या बनेगा, तो यहां पे आप लिख सकते हैं नेक्स्ट, यहीं से बने, यानी सब्सटेंस आपको क्लियर हो गया कि सब्सटेंस कहेंगे किसको, यानी एनीथिंग्स, कोई भी सब्सटेंस है जो आसानी से ब्रोकन नहीं होगा फर्दर पार्टिकल्स में बाय अप्लाइंग एनी फिजिकल प्रोसेस। आप जो भी चाहो फिजिकल प्रोसेस अपना लो, वो आसानी से अलग नहीं होगा, उसी को हम लोग कहेंगे सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, अब आगे जो है आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है, मेनली पढ़ना हमको सॉल्यूशन के बारे में, मेनली पढ़ना है मिक्सचर के बारे में। ठीक है, चलिए अब यहां से आता है एक टॉपिक निकल करके मैटर। ठीक है, तो मैटर को जो है कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी मैटर को अपन 2 भागों में बांट सकता है। ठीक है, 2 पार्ट्स कौन कौन, एक आएगा प्योर सब्सटेंस और एक आएगा मिक्सचर। यहां से आ गया प्योर सब्सटेंस, एक आ गया मिक्सचर। तो बच्चों सब्सटेंस कहते किसको, ये चीज समझ में आया। सब्सटेंस वो चीजें हैं जो
आसानी से ब्रोकन नहीं होगा, फर्दर पार्टिकल्स में अलग अलग किसी भी पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, चाहे आप यानी एनी फिजिकल जो भी आप फिजिकली प्रोसेस अपनाना चाहते हो वो भी अपना लो, अलग नहीं होगा, उसी को हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। अब आगे चल करके मैटर को दो भागों में क्लासिफाई किया गया जिसके बारे में मुझे इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, एक है हमारा प्योर सब्सटेंस और एक है हमारा मिक्सचर्स। अब बात करते हैं बच्चों कि प्योर सब्सटेंस है क्या। प्योर सब्सटेंस उसे कहेंगे जो सिंगल दिखे, यानी कुछ भी मिला दो एक ही जैसा दिखे, यानी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा, उसी को हम लोग कहते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं हम लोग, हेडिंग डालिए प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है बच्चों, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है, बोले कमेंट करके जरूर बताइए। प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस के बारे में आप क्या बताइएगा, यानी ये जो है प्योर सब्सटेंस ये कंसिस्ट करता है सिंगल प्रॉपर्टीज को, क्या करता है, तो इसके बारे में पहला पॉइंट लिखिए, इट कंसिस्ट सिंगल प्रॉपर्टीज। जो कंसिस्ट करता है सिंगल प्रॉपर्टीज उसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, विच जिसका जो है विच आर सेम और सेम केमिकल प्रॉपर्टी, जिसके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं उसी को हम बच्चों कहते हैं प्योर सब्सटेंस, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी केमिकली प्रॉपर्टीज एक जैसा दिखे उसी को हम लोग कहते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे अब आप नहीं समझे, जैसे देखिए एक उदाहरण के रूप में जो हम प्रॉपर यही एक प्रसिद्ध उदाहरण है, प्रचलित उदाहरण है जल, वाटर। वाटर की कहानी क्या है, तो वाटर बने हैं किन दो चीजों से, एक मिलके बने हैं जल, सॉरी एक मिलके बने हैं हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने हैं जल। अब आप जल के बारे में पहले समझिए कि जल का निर्माण जो हुआ किससे हुआ, तो जल का निर्माण आपका होता है वाटर का किससे बाबू, H2 और हाफ O2। हाइड्रोजन जो है क्या है, कंबस्टिबल इन नेचर है, कंबस्टिबल इन नेचर है, मतलब क्या हो गया, ये अति ज्वलनशील है। हाइड्रोजन को जो है एक फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं रॉकेट में, यानी कम जलता है, ज्यादा एनर्जी देता है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हाइड्रोजन जो है हाईली कंबस्टिबल इन नेचर है, कम जलेगा, ज्यादा एनर्जी देगा और हाईली कैलोरिक वैल्यू भी है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की बात याद रखिए कि ऑक्सीजन जो होता है सपोर्ट इन कंबशन, सपोर्ट इन कंबशन। हाइड्रोजन जो है कंबशन में सपोर्ट करता है, ये जलाने में मदद करता है, ये जलने में मदद होता है। मतलब हाइड्रोजन है जलने वाला और ऑक्सीजन है जलाने वाला। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि हाइड्रोजन है जलाऊ और ऑक्सीजन है भड़काऊ, मतलब ऑक्सीजन जितने मिलेगा लोग उतने ही जलेगा, मतलब सब्सटेंस जलेगा, लोग नहीं। और आपको एक दूसरे को टीच करना, मजाक उड़ाना वो अलग चीज होता हो, चिढ़ाना जलाना उसको कहते होंगे। तो बिल्कुल स्वाभाविक है, जो व्यक्ति जिस चीज से ज्यादा चिढ़ता हो वही बात बार बार बोला जाए तो व्यक्ति में एक ज्वलनशील आता ही आता है। तो वही चीज है यहाँ पे इसकी कहानी। मैंने कहा क्या, प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जो कितनों भी डिफरेंट चीज को मिला दो देखेगा एक ही जैसा और एक ही केमिकल गुण हो जाएगा। तो अब यहां पे देख लीजिए, एक है हमारा क्या जलाऊ और एक है हमारा भड़काऊ, दोनों मिल गया तो बन गया मेरा बुझाऊ, और बुझाऊ को हम लोग कहते हैं पानी। बुझाऊ को क्या बोले हैं, पानी। मतलब एक जलाऊ एक भड़काऊ मिल गया तो दोनों बना, यानी दोनों मिलकर के बना बुझाऊ। अब इसका नेचर जब भी होगा कैसा होगा, क्या हाइड्रोजन अपना नेचर दिखाया, नहीं दिखाया। क्या ऑक्सीजन अपना नेचर दिखाया, नहीं दिखाया। ये दोनों अपना नेचर त्याग करके और जल को अपने जो है एक अलग कैरेक्टर दे दिया, जिसको आप बोला क्या, जिसको आग बुझाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पीने में आप हाइड्रोजन भी लेते हो, ऑक्सीजन भी लेते हो, नहीं आप जल जाते हो, नहीं आपको जलाया जाता है। और क्या आप रिलैक्स कूल महसूस करते हो। इसी को कहा जाता है
प्योर सब्सटेंस। क्या कहा जाता है? प्योर सब्सटेंस। डिफरेंट कैरेक्टर वाले, डिफरेंट गुण वाले चीज आपस में मिले तो जरूर है, लेकिन दोनों ने अपना कैरेक्टर को खो दिया है और एक अलग गुण लेकर के आया है, और सारे यानी हर जगह वही गुण वैलिड हुआ, उसी को कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। ठीक है, चलिए प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस के आप एग्जांपल के रूप में लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं बोलिए? आप शरबत बनाते ही हैं, नहीं बनाते? लेमन पानी, लेमन पानी ये भी आपका प्योर सब्सटेंस है। शुगर इन वाटर ये भी आपका प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, चलिए लेमोनेड्स, आपने रूह अफ़ज़ा सुना? रूह अफ़ज़ा, ये सारे के सारे आपका जो है प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, कई चीज मिल जाते हैं और एक केमिकल पर सिंगल कैरेक्टर को शो करता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्योर सब्सटेंस। आइए बच्चों बात करते हैं हम लोग मिक्सचर्स की बात करते हैं। ठीक है, मिक्सचर्स की बात करें। मिक्सचर्स क्या है? मिक्सचर जो है इसके बारे में क्या डेफिनेशन लिखोगे बताओ आप? मिक्सचर क्या है? मिक्सचर जो है क्या है? तो मिक्सचर के बारे में आप लिख सकते हो जो है ये कंसिस्ट करता है टू और मोर देन टू सब्सटेंस। ठीक है ना, मिक्सचर बने होते हैं दो या दो से अधिक चीजों से मिल करके, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? बोलिए, मिक्सचर। इट इज कंसिस्ट of two or more than two substance है ना, is called mixture। ठीक, यानी जब दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिलते हैं उसको हम लोग कहते हैं मिक्सचर। अब हो सकता है दो या दो से अधिक चीज जो मिला उसमें से एक तो ऐसे होंगे जो एक ही जैसा दिख जाए और एक ऐसा होगा जो आसानी से आप बता सकते हो कि इसमें मिलावट है। तो मिलावट आसानी से बताने और आसानी से ना बताने के अनुसार मिक्सचर के क्लासिफिकेशन किया जा सकता है दो पार्ट्स में। अब यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ क्या? सेपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ विजन। देखने के आधार पे, कैरेक्टर्स के आधार पे हम लोग मिक्सचर को क्लासिफाई कर सकते हैं। और क्लासिफाई कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में, बिल्कुल। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मिक्सचर को क्लासिफाई किया गया किस बेसिस पे, बोलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ विजन, देखने के आधार पे मिक्सचर को क्लासिफाई किया गया टू पार्ट्स में। ठीक है, चलिए मिक्सचर लिखिए। मिक्सचर के दो पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में? दो। कौन? होमोजीनस, होमोजीनस, और एक क्या? एक आया हेटेरोजीनस। क्या होता है बच्चों होमोजीनस? होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसा। जीनस का मतलब होता है दिखना। ठीक है, दिखना, विजन। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है बच्चों, और जीनस का मतलब होता है विजन। विजन मतलब दिखना। जो अलग दिखे उसे हम लोग हेटेरोजीनस कहेंगे और जो एक जैसा दिखे उसे हम लोग होमोजीनस कहेंगे। बिल्कुल बच्चों आपसे, तो इसमें क्या पॉइंट लिख सकते हैं? पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इसमें दो जो भी चीज मिला जाएगा वो यूनिफॉर्मली होगा। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। आप देखे होंगे कि स्कूल में डिफरेंट कलर के, डिफरेंट वैरायटी के गर्ल्स और बॉयज स्टूडेंट्स जरूर होते हैं, लेकिन सबका यूनिफॉर्म एक होता है, तो सभी के सभी बच्चे एक ही जैसा दिखता है। ये कमाल यूनिफॉर्म ड्रेस का कमाल है। मतलब उस आप देख करके बता सकते हो कि ये बच्चा, ये मेरे स्कूल का बच्चा है, ये मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स है। क्यों? आपने क्या उससे पूछने गया? नहीं, यूनिफॉर्म बता दिया कि ये फला, ये इस स्कूल के बच्चे हैं। यूनिफॉर्म जो होता है, अगर आपको किसी पार्टी का एंजॉय करना है तो मुझे आपको उस पार्टी से इनविटेशन नहीं मिली है, फिर आप पता लगाओ कि उसमें जाने वाले लोगों का यूनिफॉर्म क्या है ना? उस यूनिफॉर्म को क्या करो, अपना लो और लेके पहन के चले जाओ।
एक मूवी बनी थी, आमिर खान ने बनाया था, थ्री इडियट्स। मूवी का नाम क्या है? थ्री इडियट्स। तो उसमें जो है कुछ इसी प्रकार से दिखाया जाता है, और उसमें रोल्स भी होता है, भीसी का रोल्स होता है, रणछोड़ चाचर का भी रोल होता है ना, रट्टू मार का भी होता है, तो देखे ही होंगे। होमोजीनस का मतलब होता है कि आप कितना ही चीज को मिला दो, सब के सब एक मिलकर के एक जैसा दिखेगा। तो आप इसके बारे में लिख सकते हो, पहला पॉइंट लिखोगे। होमोजेनियस मिक्सचर का पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है? ये यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है। क्या होता है? एक जैसा। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? कैन नॉट सेपरेट इजिली, इसे आप आसानी से अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे इसके बारे में? तीसरा पॉइंट लिखा जा सकता है, ठीक है, कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आई, इसे आप जो है नेक्ड आई से नहीं देख सकते। कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आई, ठीक है। वही बात करें, कैन नॉट सेपरेट बाय फिजिकल मेथड कह लीजिए तो ज्यादा सुपर होगा, बाय फिजिकल मेथड। यानी होमोजेनस मिक्सचर को आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं करेंगे, फिजिकल मेथड, ठीक है ना। चलिए वही बात कर ले हम लोग हेटेरोजेनस की। तो हेटेरोजेनस के पहला पॉइंट लिखिएगा, क्या लिखिएगा? ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। यानी अगर नॉन यूनिफॉर्म हो ही जाता तो इसका नाम हेटेरोजेनस पड़ता ही नहीं। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसमें जो बात लिखे यहां पे नहीं होगा। कैन नॉट सेपरेट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड, बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कैन सीन बाय नेक्ड आई, इसी में आप जो है नंगी आंखों से, ओपन आंखों से इसे देख पाओगे, कैन सीन बाय नेक्ड आई, ठीक है। चलिए तो ये आपका था मिक्सचर का क्लासिफिकेशन, ठीक है। आपसे अगर पूछ दे, क्या पूछे? बोलिए। कि आपसे अगर पूछ दे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर, तो क्या बताओगे? पहला पॉइंट बताओगे, होमोजेनस मिक्सचर यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। दूसरा, कैन नॉट बी सेपरेट इजली, यानी कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। वही बात कर ले हम लोग हेटेरोजेनस की। तो हेटेरोजेनस क्या होता? ये डिफरेंट कैरेक्टर, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली मिक्सर होते हैं। दूसरी बात क्या लिखोगे? कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। तीसरी पॉइंट क्या लिखेंगे? तीसरी पॉइंट लिखेंगे कैन बी सीन बाय नेक्ड आई। तो ये बात आपका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है ना। चलिए, कि नहीं ले पाइएगा? बोलिए। चलिए, होमोजेनस का एग्जांपल अगर आपसे पूछ दे तो क्या बता दीजिएगा? सॉल्ट इन वाटर, ये होमोजेनस का मिक्सचर हो गया। हेटेरोजेनस, वाटर इन सैंड, ठीक है। एयर, गैस इन एयर, ये सब के सब आपका हेटेरोजेनस हो जाएंगे। होमोजेनस जो एक जैसा दिखे, शुगर इन वाटर, ठीक है। तो ये चीज आप जो है बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बोलिए। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, सॉल्यूशन के तरफ आते हैं। मिक्सचर तो हो गए हमारे, आते हैं हम लोग सॉल्यूशन के तरफ। किसके तरफ आते हैं? सॉल्यूशन के तरफ। क्योंकि प्योर सब्सटेंस में आपका सॉल्यूशन पढ़ना ही पड़ेगा, प्योर सॉल्यूशन। उसके बाद सॉल्यूशन के टाइप्स आ जाएंगे, तो हम लोग बात करेंगे उसी पे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग सॉल्यूशन। क्या डालेंगे? सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूशन? ठीक है। सॉल्यूशन इज नथिंग, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। जो होमोजेनियस मिक्सचर है वही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इज नथिंग, ठीक है। चलिए, तो क्या लिख सकते हैं? बोलिए। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, यानी सॉल्यूशन इज नथिंग, सॉल्यूशन जो है होमोजेनियस ही मिक्सचर है। क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। आई बात समझ में? चलिए, और क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? बोलिए। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। टू और मोर देन सब्सटेंस आर मिक्स अप टुगेदर, एक साथ मिले होते हैं, सब के सब एक ही जैसा दिखता है। ये चीज आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिए। चलिए,
आगे पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में, क्या लिखेंगे बोलिए? एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो क्या लिखिएगा? एग्जाम्पल क्या हो गया? शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, और क्या लिखेगा बोलिए? कबो कबो क्या कर देता है, लिक्विड इंटू लिक्विड ऐसे करके लिख देता है, लिक्विड इंटू लिक्विड, ठीक है ना। उसके बाद आपको लिख देगा, क्या लिखेगा? सॉलिड इंटू सॉलिड, सॉलिड इंटू सॉलिड। क्या है इन सारी चीजों को हम बता देते हैं आपको। और क्या लिखेगा आपको? गैस इंटू गैस, गैस इंटू गैस। उसके बाद लिखेगा गैस इंटू लिक्विड, गैस इंटू लिक्विड, सॉलिड इंटू गैस, सॉलिड इंटू गैस। देखिए ये कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको जो है शुगर को पानी में डाल दीजिए, एक ही जैसा दिखेगा, अलग नहीं दिखेगा। आपको ये नहीं पता चलेगा कि जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे तब तक आप ये नहीं बता दोगे कि ये पानी में चीनी मिला हुआ, राइट। चलिए, तो शुगर इन वाटर, ये भी आपका क्या हो जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। लेकिन मेरे ये चीज जो हमने ये टर्म लिखा था, इसको मैंने समझो, लिक्विड इंटू लिक्विड। अगर मैं आपको दिया पानी, क्या दिया? पानी, ये पानी है, इसमें क्या करो कि आप एक ड्रॉप इसमें इंक डाल दो। क्या करो? इंक डालो। तो इंक भी क्या है? लिक्विड है, और पहले से आपने क्या लिया? लिक्विड लिया। अब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे हमारे, और एक कलर दे देगा, तो ये हमारा कहलाएगा लिक्विड इंटू लिक्विड, राइट। लिक्विड इंटू लिक्विड, वाटर इंटू, यानी वाटर एंड इंक जो है हमारा लिक्विड इंटू लिक्विड, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं सॉलिड इंटू सॉलिड। तो आपने देखा होगा, एलवाई का नाम सुने होंगे। एलवाई यानी मेटल मेटल को मिला दीजिए या मेटल नॉन मेटल को मिला दीजिए तो हमारा कहलाता है एलवाई। तो सॉलिड इंटू सॉलिड, जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे, नाम सुने होंगे ब्रास। क्या सुने होंगे? नाम ब्रास सुने होंगे। ये बना होता कॉपर प्लस जिंक का। किसका? कॉपर प्लस जिंक का। लिख देता हूं मैं ये बगल में, कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। कॉपर प्लस जिंक मिक्सर को हम लोग कहते हैं ब्रास। बताओ कॉपर सॉलिड है कि नहीं है? जिंक सॉलिड है कि नहीं है? और दोनों मिल करके एक दे दिया हमारा ब्रास। तो इसको हम लोग कहते हैं, जब मेटल और मेटल आपस में मिल जाए उसी को हम लोग एलवाई कहते हैं। कहीं चाहे तो आप डिफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। यानी दो मेटल या दो से ज्यादा मेटल का मिल करके बनना, ये एलवाई कहता है। और जरूरी नहीं कि हमेशा मेटल ही होगा बच्चों, मेटल के साथ नॉन मेटल को भी मिला दिया जाए तो ये भी हमारा एलवाई ही कहलाएगा। जैसे कार्बन हमारा एक नॉन मेटल्स है। और आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक जो होता है, रेलवे ट्रैक का निर्माण में कार्बन की अहम भूमिका होती है। लोहा तो होते हैं, उस लोहा में कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होने के कारण बच्चों उस लोहे में मैग्नेटिक गुण आ जाता है, जिसके कारण ट्रेन उस पटरी से चिपक के रहता है, पकड़ के चलता है। यानी दुर्घटनाएं की संभावनाएं बहुत कम होती है। इसलिए रेलवे जो जल्दी क्रॉस करती है, या ट्रेन जब क्रॉस करती है, या आप उधर से क्रॉस करते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि जब भी ट्रेन क्रॉस करे तो आप उसके पास खड़े ना हो सकता है कि दुर्घटना हो जाएगी। तो ये था गुण कैरेक्टर मैग्नेटिज्म का। तो लोहे यानी जो रेलवे ट्रैक होती है, रेलवे ट्रैक में जो बनाई जाती है उसमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होता है, और कार्बन के परसेंटेज ज्यादा होने के कारण उस ट्रैक में मैग्नेटिक गुण आता है। तो बच्चों ये बात याद रखना, एलवाई जरूरी नहीं कि मेटल और मेटल के ही मिलने से बने, नॉन मेटल और मेटल के मिलने से भी एलवाई बनेगा। तो ये बात याद रखिए। तो ये आपका सॉलिड इंटू सॉलिड था। और दूसरा आपका ब्रॉन्ज की बात करें, ब्रॉन्ज भी आपका क्या है? एलवाई है। ये ब्रॉन्ज बनता कैसे? कॉपर प्लस टीन से। किससे? कॉपर प्लस टीन से मिल करके ये बनता ब्रॉन्ज। लिख देता हूं मैं कॉपर प्लस जिंक, क्योंकि आप मेरे भोले भोले प्यारे प्यारे बच्चे हो। क्योंकि आपका जिंक नहीं टीन होगा। भावनाओं में मैं टीन की जगह जिंक लिखा गया क्योंकि मुझे आपसे इतनी लगाव है। मैं चाहता हूं कि एक एक टर्म आपको क्लियर होता चले, क्योंकि आप प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे भोले भोले वाले बहुत प्यारे से छुटकू सा बाबू है।
कि जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, सुनैना कहते हैं। तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मुझे पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको टर्म और कंसेप्ट को क्लियर करना है, राइट। यही बात करें हम लोग सॉलिड गैस इनटू गैस, क्या आपने देखा, तो गैस इनटू गैस, आपके पास जो एयर है, इस एयर में कई गैस मिक्सचर है, इसी को हम लोग कहेंगे गैस इनटू गैस। तो इसको आप एयर के एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। वही बात कर ले हम लोग, किसकी बात करेंगे, गैस इनटू लिक्विड। तो आपने सॉफ्ट वाटर पिया है क्या, कोल्ड ड्रिंक्स। तो कोल्ड ड्रिंक्स एक पानी होती है, उस पानी के अंदर डाले जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके एग्जांपल हो गए कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है प्लस लिक्विड वाटर होता है, जिसको हम लोग कार्बोनेटेड वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनेटेड वाटर भी कहते हैं। बच्चों ये सारे चीजें जो लिख रहा हूं मैं, लिखते चलेंगे और एग्जाम में जब आंसर इस तरह से लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, बहुत अच्छा भर भर के मिलेगा। शिक्षक भी सोचेंगे, टीचर भी, कि आखिर ये कंटेंट आया कहां से, सॉलिड इनटू सॉलिड, ये नई परिभाषाएं हो गई, ठीक है। लिक्विड इनटू लिक्विड, ये नई परिभाषाएं हो गई। ये सारी चीजें चूंकि पढ़े तो कुछ यूनिकनेस लेकर के पढ़े। रियल एनसीईआरटी आपके पास भी है, एनसीईआरटी आपके दोस्तों के पास भी है। फिर आखिर क्या वजह है कि आपके दोस्तों को आपसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, तो उसने कुछ लिखने का तरीका को अलग कर दिया, बताने के तरीका को कुछ अलग कर दिया, और मैं वही चीज आप में देखना चाहता हूं। क्योंकि जो चीजें मैं बता रहा हूं अलग वे में आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, अलग तरीके से उसे बताएंगे, तो बिल्कुल आपके नंबर अच्छे मिलेंगे और आप स्कूल में टॉप करोगे। बिल्कुल हमारी टारगेट आपको एक आधारभूत समझ दिलाना है और आपके कंसेप्ट को क्लियर करना है, राइट। चलिए वही बात कर ले हम लोग, ठीक है। कार्बोनेटेड वाटर, इसके ये तो क्लियर हो गया आपका, यानी गैस इनटू लिक्विड में कार्बोनेटेड वाटर, ठीक है। अगर आपसे कह दे कि कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा एसिड पाया जाता है जिसको हम पीते हैं, तो हाइजीन का काम करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर के कार्बोनिक एसिड बना लेता है। तो बच्चों आप याद रखेंगे, जो मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीता हूं उस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, और कार्बोनिक एसिड पाए जाने के कारण ही जो चीज हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट कर पाता है, हाइजीन के काम कर पाता है। तो आप बता पाओगे कि इसके मिलने से, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से मिल लेने से एक एसिड का फॉर्मेशन करता है, उसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड ही हम लोग के सॉफ्ट ड्रिंक में मिलता है जो हम लोग पीते हैं, ठीक है। कार्बोनिक एसिड, जिसके फॉर्मूला भी कुछ होता है क्या, तो हाँ बच्चों H2CO3 कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है, H2CO3, ठीक है। ये बात याद रखेंगे फॉर्मूला की, यानी सॉफ्ट ड्रिंक में कौन से एसिड, कार्बोनिक एसिड। वही बच्चों बात करेंगे सॉलिड इनटू गैस की। तो सॉलिड इनटू गैस आपने देखा क्या है, मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस का कंबाइंड हो जाना, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का कंबाइंड, यानी सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड। तो ये सारे के सारे आपका जो है क्या है, सॉलिड इनटू जो गैस आप लिखिए, सॉलिड हमारा है मेटल, मेटल के साथ मिला दीजिए हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये मिल करके बना लेगा मेटल हाइड्राइड। क्या बनाएगा, मेटल हाइड्राइड। और मेटल हाइड्राइड का यूज जो है, मेटल हाइड्राइड, इसका यूज मेडिसिन वगैरह के रूप में, और क्या कहते हैं, जो भी इन्फ्लेमेशन यानी नर्वस सिस्टम से संबंधित जो भी कुछ मेडिसिन होता है, उस मेडिसिन में इसका यूज किए जाते हैं, मेटल हाइड्राइड का। तो बच्चों मुझे लगता है कि यहां तक क्लियर समझ में आया कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन इज नथिंग, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ही है। और आपको मैंने बताया कि मिक्सचर्स कहते हैं किसको है, टू और यानी मिक्सअप ऑफ टू और मोर देन सब्सटेंसेस, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं। बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्सअप होगा तो हमारा कहलाएगा होमोजीनियस, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्सर होगा तो हमारा कहलाएगा हेटेरोजीनियस। तो बिल्कुल आपको, यानी सॉल्यूशन एक कोई नहीं, बला नहीं का नाम नहीं है, होमोजीनियस को ही हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्यूशन हो सकता है कि लिक्विड इनटू लिक्विड्स, मतलब क्या हो गया कि जो घुलने वाला भी लिक्विड हो और घुलाने वाला भी लिक्विड हो। अब घुलने और घुलाने वाले को कहते क्या है, ये बात हम आगे करेंगे, सॉलिड और सॉल्वेंट्स के रूप में आएंगे, ठीक है। तो दो चीज, यानी सॉल्यूशन जब भी बनेगा दो चीजों से मिलकर बनेगा, एक वो जो घुलेगा और एक वो जो घुलाएगा। जो घुलेगा उसको हम लोग सॉल्यूट कहेंगे, जो घुलाएगा उसको हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना बाबू, कि नहीं हो रहे हैं, बोलो। हर क्लियर हो रहे हैं तो कमेंट बिल्कुल आने चाहिए। नहीं कमेंट कर, इससे मतलब है कि आपको समझ में नहीं आ रही है, थोड़ी या तो मुझ में भूल रहे हो जा रही है कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, या आप
कमेंट करना भूल जा रहे हैं कि कमेंट भी कुछ करना है। मतलब यूं हुआ कि इधर से सुने और इधर को निकल गया। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना है। अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक भी करना और दोस्तों तक शेयर भी करना। मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट करिए। बहुत अच्छी अच्छी कंटेंट देने के प्रयास मैं कर रहा हूं। ठीक है, आइए बच्चों बात कर ले हम लोग। यहीं पे बच्चों एक कहीं पे नोट करके लिख लीजिएगा। जिस तरह से आपने एलवाय को बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा? एलवाय। एलवाय कहते किसको है? मिक्सअप ऑफ मेटल एंड मेटल या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल मेटल के मिक्सअप से एलवाय होंगे, मेटल और नॉन मेटल के मिक्सअप से भी एलवाय होंगे। नॉन मेटल के मिक्सअप से एलवाय नहीं बन सकता है। वही बच्चों बात कर ले, एक चीज आता है, टर्म आएगा, नोट करके लिखना, या हो सके तो एसजेड पॉइंट कर देना। क्या कर देना? एसजेड पॉइंट कर देना। ठीक है, एसजेड पॉइंट कर देना। इससे क्या होगा? थोड़ा बोलनेस आ जाएगा आपके थोड़ा कि आखिर ये एसजेड पॉइंट्स है क्या। तो एसजेड कोई नई बला नहीं है जिनसे आप पढ़ रहे हो, इन्हीं का एक शॉर्ट फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म नहीं, शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म को हम लोग मैं एसजेड बोलता हूं और आप इसी को फुल फॉर्म के रूप में जानते हो। क्या नाम है? इसे कमेंट करके आप जरूर बताओगे। अगर आपसे पूछ दे बच्चों कि अमलगम क्या होता है, तो अमलगम जो है आप बता दीजिएगा कि जब कोई मेटल मरकरी के साथ मिल जाता है तो उसे हम लोग अमलगम कहते हैं। जैसे मान लो कि हमारा मेटल है सोडियम और इसको हम लोग मरकरी से मिला दे, मरकरी का सिंबल आप जानते हो Hg। मेटल चाहे कुछ भी हो, उसके साथ अगर एक तत्व, एक एलिमेंट अगर मरकरी Hg है, मेटल कुछ भी हो सकता है, सोना हो कि चांदी हो कि लोहा हो कि तांबा हो कि एल्युमिनियम हो, उसके साथ एक मरकरी अगर आ गया है, मरकरी को अगर मिला दिया जाए किसी भी धातु से, उसी को हम लोग कहते हैं अमलगम। बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी आपको अगर पूछ दे कि बताइए ये क्या है, अमलगम है या एलवाय है, तो इसका नाम एलवाय ना दे करके हम लोग अमलगम दे देंगे। क्योंकि किसी मेटल के साथ अगर एक मरकरी आ गया है बच्चों, तो उसे हम लोग नाम बदल देंगे और उसे हम लोग अमलगम कहेंगे। तो बच्चों यहां तक क्लियर हुआ होगा, मैं उम्मीद करता हूं। आगे हम लोग बात करते हैं, टॉपिक आते हैं। यानी सॉल्यूशन से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सॉल्यूशन के कुल कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो बच्चों याद रखिएगा कि सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो इसको हम लोग बोल्डली थोड़ा जो है एक लिख लेते हैं कि ताकि याद रहे मुझे। मैं तो चाहता हूं, मुझे लिखने में कोई कठिनाई, कोई दुश्वारी नहीं। मैं चाहता हूं कि आपके कण कण में, रग रग में समा जाए। भले तेजी से ना समझ में आए, धीरे धीरे समझ में आए, और धीरे धीरे ही हमेशा इंसान आगे की ओर जाती है। ठीक है, चलिए, आई बात समझ में कि नहीं आई? बोलिए, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्वेंट की। किसकी बात करते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन की, सॉल्वेंट की नहीं, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन की। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि सॉल्यूशन के पास कुल कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो बच्चों बात करेंगे हम लोग। लिखिए, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कुल कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो याद रखिए 2। कितने होते हैं? 2, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। चलिए बच्चों, अब आपसे पूछ दिया जाए कि सॉल्यूट होता क्या है और सॉल्वेंट होता क्या है, तो आप बता देंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। बताइए क्या होता है? क्या होता है? बोलिए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो घुलता है, सॉल्वेंट जो घुलाता है। क्या लिखेंगे? जो घुलाता है। तो लिख लीजिए, क्या लिखिएगा? द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, द कंपोनेंट of the solution, the component of the solution that is dissolved, जो घुलता है, जिसकी क्षमता है घुलने की, जो घुल जाए उसे हम लोग सॉल्यूट कहेंगे बच्चों। और जो घुला ले, जो खुद में मिला ले, वो सॉल्वेंट है। जो किसी से जा मिले वो सॉल्यूट है। ठीक बच्चों, लव यू ऑल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप बहुत
क्विट एंड सुंदर सा हो, क्योंकि आप हर एक बात को बारीकी से समझ रहे हो। डाउट हो बिला झिझक व्हाट्सएप आपके पास है, ज्ञान घर के यूट्यूब चैनल आपके पास है, जहां चाहे आप मैसेज करें, आप क्वेश्चन को हल कर ले। ठीक है, तो लिखेंगे द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूट। जिसकी क्षमता है घुल जाने की वो हमारा सोल्यूट कहलाएगा, और जिसकी क्षमता है घुला देने की वो हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा। तो सॉल्वेंट के बारे में लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स अदर सब्सटेंसेस, जो दूसरे सब्सटेंस को अपने में घुला ले, अदर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड क्या बोलिए? सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से वाटर को जाना जाता है। तो आप एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर है। जग जाहिर है, कुछ ना मिले घुलाने के लिए पानी ले लो, पानी से घुला दो। तो बच्चों इसको आप थोड़ा लीजिए स्क्रीनशॉट, और मैं थोड़ा आउट ऑफ प्लेन होता हूं, इसको थोड़ा देख लीजिए। चलिए बच्चों, उम्मीद है कि आप इसको लिख लिए होंगे और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। सॉल्यूट कहते हैं किसको? जो घुल जाए। सॉल्वेंट कहते हैं किसको? जो घुला ले। तो नमक हमारा जो है सॉल्ट, ये हमारा सॉल्यूट का काम कर जाएगा, और वाटर हमारा सॉल्वेंट का काम कर जाएगा, क्योंकि ये घुल रहे हैं। ठीक है, चलिए वही बात कर लिया जाए अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की। किसकी बात कर लिया जाए? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की। तो थोड़ा यहीं पे हम लोग कहीं लिख लेते हैं साइड में। ठीक है, तो लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? सबसे पहले सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन इज नथिंग। सॉल्यूशन इज नथिंग। तो यहां पे डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। आपसे तो एग्जाम में पूछेगा डिफिनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिखिए अ सॉल्यूशन, पहला प्रॉपर्टीज, a solution is a homogeneous मिक्सचर। सॉल्यूशन जो है ये होमोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? इसके जो डायमीटर, इसके पार्टिकल के बीच का जो डायमीटर होता है वो बहुत ही छोटा, बहुत ही कम होता है। तो इसको थोड़ा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? The particle of a solution is smaller than 10 के पावर -9 नैनोमीटर लिख लीजिए इन डायमीटर। इसके पार्टिकल के बीच जो डायमीटर होते हैं कितना होता है? 10 के पावर -9 नैनोमीटर। 10 के पावर -9
लिख लीजिए मीटर हो गया, नैनोमीटर नहीं, डायमीटर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। दूसरा बात ये लिख सकते हैं कि पार्टिकल इतना छोटा है, क्या इसे हम लोग नेक्ड आई से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो इसका दूसरा पॉइंट लिख लीजिए आप, क्या लिखिएगा? दे डू नॉट, या क्या लिखिएगा? दे कैन नॉट, दे कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आई। ठीक है बच्चों, चलिए ये सब सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज है। तो अगर आपसे पूछ जाएगा कि जो सॉल्यूशंस होते हैं जिसके पार्टिकल्स आपस में इतने छोटे होंगे, क्या वो लाइट को स्कैटर कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। लाइट आएगी यूं और जाएगी यूं, क्योंकि उसको रोकने वाला, उसको डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई पार्टिकल्स नजर नहीं आएगा। तो जैसे आएगी वैसे ही जाएगी। तो आप लिख सकते हैं कि जो प्योर सॉल्यूशन यानी जो सॉल्यूशन होगा जिसके पार्टिकल्स 10 के पावर 9 से छोटा होगा, डायमीटर इतना छोटा होगा, तो वो हमारा ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा। ट्रू सॉल्यूशन मतलब उसमें जो भी पार्टिकल घुले हुए हैं सब एक जैसा दिख रहा है और उसे आप आसानी से ना अलग कर पाओगे और ना ही ओपन आंखों से देख पाओगे, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा आप लिख सको तो लिख लो। क्या लिखोगे? क्या लिखिएगा बोलिए? दे कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आई। और तीसरा पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हैं, दे डू नॉट स्कैटर ऑफ लाइट। दे डू नॉट स्कैटर ऑफ लाइट। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट का काम कर जाता है। तो यहां पे लिख लीजिए बच्चों, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन, जिसके पार्टिकल्स इतने छोटे हो कि आसानी से उसके घुले हुए चीजों नजरों नहीं आए आंखों से और आसानी से उसे हम लोग सेपरेट भी ना कर पाए, तो वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएगा। तो ये कहलाएगा ट्रांसपेरेंट। क्या कहलाएगा? ट्रांसपेरेंट कहलाएगा। ठीक है, चलिए। और इतने छोटे होने के कारण क्या इसको अगर आपको एक फिल्टर पेपर दे दिया जाता है, क्या फिल्टर पेपर से इसे फिल्ट्रेशन कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे। तो यह आप लिख सकते हैं, द सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो इसमें घुले हुए पार्टिकल्स है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय या फ्रॉम द मिक्सचर, from the mixture, separated from the mixture of the process, mixture of the नहीं, by the process, by the process of filtration। फिल्ट्रेशन प्रोसेस से इसे हम अलग नहीं कर पाएंगे, यही हमारा कहलाएगा ट्रू सॉल्यूशंस। तब ट्रू सॉल्यूशन के बारे में क्या बात रखना है पॉइंट से आपको याद रखना है कि इसके पार्टिकल के जो साइज होते हैं 1 नैनोमीटर होता है, जिसको हम लोग 10 के पावर -9 मीटर कहेंगे। इसी को आपको कहीं कहीं लिख देगा कितना नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर। 1 नैनो हटाइएगा तो 10 के पावर 9 आवेगा। ये मीटर तो है ही यहां पे, यानी 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर? नैनो से नैन मिला, वही नैनो को हटाना है और मीटर को लाना है, नैना को भगाना है और 10 के पावर 9 को लाना है, यही कहलाता है नैनोमीटर। ने जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उसके पार्टिकल के डायमीटर की साइज क्या होता है? 10 के पावर -9 मीटर, यानी 1 नैनोमीटर का होता है। इतने छोटे होते हैं, घुले हुए चीज आपको दिख नहीं पाएगा। और घुले हुए चीज न दिखने की वजह क्या हो गई कि आप उसे आसानी से सेपरेट नहीं कर पाओगे, उसे आप आसानी से देख नहीं सकते। और जब देख नहीं सकते तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन हमारा ट्रांसपेरेंट का काम करेगा, और ट्रांसपेरेंट जब हो जाएगा तो लाइट स्कैटर करेगा, मतलब स्कैटर नहीं करेगा, क्योंकि जो लाइट आएगी वो लाइट जाएगी। उसे रोकने, स्कैटर तभी करेगा जब उसको रोकने वाला कोई बैरियर करने वाला, उसके जो है डिस्ट्रक्टिव करने वाला कोई सब्सटेंस उसके अंदर मौजूद हो, जिसके कारण लाइट को जानी थी सीधा, लेकिन यहां पे हथेली होने के कारण लाइट हो गई इधर। तो इसी को कहते हैं हम लोग स्कैटर, मतलब लाइट की दिशा को चेंज कर दे। लाइट जानी चाह रही थी सीधी दिशा में और लाइट को कर दिया बेंड, यानी मुड़वा दिया, उसी को हम लोग कहते हैं स्कैटर। आई बात समझ बच्चों कि नहीं आई? तो ये कुछ नई चीज नहीं है, एक एक चीज को समझते चलेंगे, क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, चलिए। अब आपसे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं? तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ
डिसॉल्विंग नेचर मतलब एक अगर मान लें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो चीज मैं बनाना चाह रहा हूं, अगर हम एक गिलास शरबत बनाना चाहते हैं, उसमें 1 चम्मच चीनी को डालें और आसानी से डिजॉल्व हो गया एट गिवन टेम्परेचर, तो हमारा कहलाएगा सैचुरेटेड। अगर उसमें कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ी या और सॉल्यूट घुल सकता है उसको, ठीक है, और सॉल्यूट घुल सकता है एट गिवन टेम्परेचर पे, तो उसको हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। वही बात किया जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो जो चीज हमको चाहिए मतलब मीठा चाहिए, तो पानी की संख्या होनी चाहिए कम और मीठा की संख्या होना चाहिए ज्यादा, ये कहलाएगा हमारा कंसंट्रेटेड। वही बात कर ले अगर डाइल्यूट आ जाए, तो डाइल्यूट में पानी हो जाएगा ज्यादा और मीठा हो जाएगा कम, यानी हम मुझे मीठा कम चाहिए तो इसका मतलब उसमें पानी में ज्यादा मिला जाएगा। तो इन सारे तथ्यों पे हम लोग अभी बात करेंगे। तो आगे का हेडिंग होगा हमारा बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो बच्चों एक एक करके बात को क्लियर हम लोग चलते हैं, करते चलेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आपने बच्चों पढ़ा होगा, क्या क्या पढ़ा होगा? पढ़ा है आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पहला पॉइंट लिखिएगा आप, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बात करेंगे हम अभी। दूसरा होगा आपका अनसैचुरेटेड, और तीसरा होगा आपका सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी, और चौथा होगा आपका डाइल्यूट, और पांचवा होगा आपका कंसंट्रेटेड। ठीक है बच्चों, तो पहला है आपका सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड, तीसरा है सोलबिलिटी, चौथा है डाइल्यूट्स, पांचवा है कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं अब आगे की सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते किसको है। ठीक है बच्चों, तो आप डालिए हेडिंग क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है बाबू कि जो चीज मुझे चाहिए, जितना टेम्परेचर पे चाहिए वो आसानी से डिसॉल्व हो जाए। मतलब एक गिलास पानी की कैपेसिटी अगर 1 चम्मच चीनी को घुलाने की है एट गिवन टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पे, और उसमें आपको एक्स्ट्रा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो हमारा कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आई? सैचुरेटेड सॉल्यूशन फिर से नहीं समझ में आया, फिर समझिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको कहते हैं एक क्वांटिटी कंटेनर फिक्स्ड है, मान लो कि 1 गिलास यानी 1 लीटर पानी आपने मान लिया फिक्स है, उस 1 लीटर पानी में 1 चम्मच चीनी आसानी से घुल जाती है, आसानी से घुल जाती है गिवन टेम्परेचर मतलब एट रूम टेम्परेचर पे। तो आप कह सकते हो कि 1 लीटर पानी की डिजॉल्विंग कैपेसिटी 1 चम्मच चीनी ही है, कहीं भी लेके चले जाओ आसानी से घुल जाएगा, यह कहलाता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वही बात अगर कर लेंगे कि उसी कंटेनर में, उसी लीटर लिक्विड वाटर में 1 लीटर में अगर आप 5 चम्मच चीनी डाल देंगे तो आसानी से नहीं घुलेगा। ठीक है, अगर आसानी से घुला लिया एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को, तो हमारा कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो पहले बात कर लेते हैं बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की, इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन है जिसमें नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, उसी को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो लिख लीजिए व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन is called saturated solution। जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन लिखा गया है, सॉरी फॉर डैट, माफ कर दीजिए मुझे से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, गलती लिखा गया, आप माफ करेंगे, लेकिन हाँ धीमे 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 माफ करेंगे, तेजी में माफ करेंगे तो फिर गलती करने की रेशियो बढ़ जाएगी। गलती इंसान से हो ही जाती है। मैं भी शिक्षक हूं, कल यानी आज शिक्षक हूं, कल विद्यार्थी था, मतलब शिक्षक भी कभी विद्यार्थी था, ठीक उसी प्रकार सास भी कभी बहू थी, तो गलती हो ही सकती है, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होगा लिखने में। सॉल्यूट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो इसको है आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बोलिए? समझ में आई कि नहीं आई? चलिए
when no more amount of solute, ठीक है, dissolve in solute can be dissolve लिख लेते तो सही रहता है, कॉल्ले हो गया। when no more amount of solute can be dissolved in solution is called saturated solution, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वही बात करते हैं बच्चों कि अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, तो लिख लीजिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। दूसरा पॉइंट आपका था अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये क्या है, when more amount of solute can be dissolved ठीक है ना, कैन बी डिजॉल्व इन सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, इज कॉल्ड बोलिए, इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहे हैं। जैसे सपोज करिए कि अगर हमने ले लिया 1 लीटर वाटर, ठीक है, और पहले दफा में जो है 1 चम्मच इसमें पानी घुलाए, शुगर घुलाए, चीनी घुलाए, तो क्या उसमें और जा सकता था कि नहीं जा सकता था? जा सकता था। वो अलग बात है कि धीरे 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 डिजॉल्व होगा। मुझे चाहिए था इंस्टेंट कि 5 मिनट के अंदर सॉल्यूशन तैयार हो जाए। जो 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाए और आसानी से घुल जाए, वो हमारा कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। यानी 5 मिनट के अंदर डिजॉल्व कराने की जो कैपेसिटी थी तो 1 ही चम्मच की थी, वही अगर आप 2 घंटा छोड़ देंगे तो 1 चम्मच के बजाय 3 चम्मच घुला लेगा, तो ठीक है, तो उसको कहा जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब टेम्परेचर तो वही था, क्वांटिटी भी वाटर की वही है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि समय देने से 1 की जगह 5 चम्मच चीनी को उसने घुला लिया, तो ये कहलाएगा हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा क्या था? सोल्युबिलिटी। तीसरा क्या था? सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी क्या है? सोल्युबिलिटी उसको कहते हैं अपने में डिसॉल्व कराने की टेंडेंसी, डिसॉल्विंग टेंडेंसी को ही हम लोग सोल्युबिलिटी कहते हैं। तो लिख लो बच्चों, सोल्युबिलिटी क्या होता है? सोल्युबिलिटी। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं छूटेगा, एक एक टर्म को आप ध्यानपूर्वक सुनने जाएं, स्कूल की लेवल ही नहीं होगी जो इस वीडियो से आगे बढ़ जाए। एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, राइट? ठीक है बच्चों, चलो सोल्युबिलिटी की बात कर ले। तो ये जो है हमारा जो सोल्यूट को, यानी जो भी अमाउंट हमारा सोल्यूट प्रेजेंट है, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व कराने की टेंडेंसी, मतलब जितना चाहे हम सॉल्यूशन को घुला सकते हैं अपने अंदर में, जो हमारा टेंडेंसी, जो हमारा कैपेसिटी है, उसी को हम लोग कहते हैं सोल्युबिलिटी। यानी किसी सॉल्यूशन का सॉल्यूट को डिसॉल्व कराने की जो टेंडेंसी है, या किसी सॉल्वेंट का सॉल्यूट को डिसॉल्व कराने की जो टेंडेंसी है, उसी को हम लोग सोल्युबिलिटी कहते हैं। और ये सोल्युबिलिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर आपको आसानी से 1 लीटर पानी में आधा किलो चीनी नहीं घुल रहा है, तो आप क्या करो, टेम्परेचर बढ़ा दो, वो आधा किलो क्या 1 किलो चीनी भी आसानी से घुला लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर जब हम चेंज करेंगे तो सोल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि सोल्युबिलिटी, घुलाने की कैपेसिटी, घुलाने की टेंडेंसी, वो डिपेंड कर रहा है किस पे बच्चों? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। क्या कहो? यानी सोल्युबिलिटी इज द डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ावेंगे तो सोल्युबिलिटी किसी का क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक बच्चों, सही सुन रहे हो आप, बिल्कुल। इसीलिए तो कहते हैं लव यू ऑल यार, आप प्यारे प्यारे बच्चे हो, अति सुंदर बच्चे हो, नन्हे से प्यारे से, नन्हा मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। सुने हो कि नहीं सुने हो? हाँ, गाते हो?
नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे जीना पड़े मुझे मर मर के। दाएं बाएं दाएं, सुने कि नहीं सुने? उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आइए सोलिबिलिटी में आते हैं हम लोग, ठीक है। सोलिबिलिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in the saturated solution, in the saturated solution, saturated solution, ठीक है, at given temperature, at given temperature is called solubility, ठीक है। यानी गिवन टेम्परेचर पे जितना सोल्यूट को वो घुला ले वो हमारा कहलाएगा सोलिबिलिटी। इसकी सोलिबिलिटी इतनी है, मतलब 1 लीटर पानी अगर आधा किलो चीनी को घुला लेती है, ठीक है, 1 घंटा में, आधा घंटा में, तो इसका मतलब, और उसके बाद अगर एक्सेस रख दोगे तो नहीं घुलाएगा, तो इसका मतलब 1 लीटर पानी की जो सोलिबिलिटी है वो आधा किलो चीनी ही है। अगर आप जो रूम टेम्परेचर है, 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें आप जितना चीनी देखिएगा 2 घंटा बाद, 3 घंटा बाद, 5 घंटा बाद घुला या नहीं घुला। अगर नहीं घुला तो इसका मतलब वो एक्सेस पानी खोज रहा है, कम पानी में वो घुलेगा नहीं, ठीक है। अगर घुल गया तो इसका मतलब उस पानी की सोलिबिलिटी इतना ही है। अगर आधा किलो 1 लीटर पानी है तो उसमें आधा किलो चीनी आसानी से हो सकता है घुल, ये कहलाता है हमारा सोलिबिलिटी उसका। यानी किसी भी सॉल्यूशन का सोल्यूट, यानी किसी सॉल्वेंट का, यानी आप सिंपल साधारण समझो कि सोलिबिलिटी उसको कहते हैं किसी सॉल्वेंट का सोल्यूट को घुलाने की टेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड सोलिबिलिटी। और सोलिबिलिटी किसी पे डिपेंड करता है क्या? बिल्कुल बच्चों करता है। किस पे करता है? टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो उस सॉल्वेंट की सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी, घुलाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, राइट। चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब आता है डाइल्यूट। क्या आता है? चौथा पॉइंट आपका आता है डाइल्यूट। डाइल्यूट कहते हैं किसको बच्चों? तो डाइल्यूट कहते हैं, जैसे सॉल्यूशन आपने कहा कि सॉल्यूशन जो है 2 चीजों से मिलकर बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यानी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 2 चीजें, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर डाइल्यूट की बात करेंगे तो देखिए इसमें घुलने वाला कौन है? घुलने वाला आपका सोल्यूट है, ये डिसॉल्व होगा। घुलाने वाला कौन है? सॉल्वेंट है, ये घुलावेगा, डिसॉल्विंग कराएगा, ठीक है। तो अब देखिए डाइल्यूट जैसी बात आ गया तो डाइल्यूट में सॉल्वेंट का मात्रा होगा ज्यादा और सोल्यूट का मात्रा होगा कम। ये होगा हमारा लेस क्वांटिटी में, और ये हमारा होगा सॉल्वेंट होगा हमारा मोर क्वांटिटी में। अगर सोल्यूट हमारा लेस क्वांटिटी है तो वो सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी पानी का मात्रा ज्यादा और चीनी की मात्रा कम, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट। समझ में बात आई बच्चों या नहीं आई? यानी डाइल्यूट वह है जिसमें पानी ज्यादा है, मीठा कम है, चीनी कम है, वो हमारा है डाइल्यूट, ठीक है। चलिए और वही बात कर ले हम लोग। 5वां टर्म आता है कंसंट्रेशन का। किसका आता है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, चलिए कंसंट्रेशन कहेंगे किसको? तो ये भी आपका सॉल्यूशन 2 चीज से मिलकर बना है, सोल्यूट सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन में जो है सॉल्वेंट का मात्रा होगा कम, ये होगा हमारा लेस क्वांटिटी, और सोल्यूट हमारा होगा मोर क्वांटिटी। यानी ज्यादा मीठा, चीनी ज्यादा, पानी कम, कंसंट्रेटेड है। पानी ज्यादा, चीनी कम, ये हमारा डाइल्यूट है, ठीक है बच्चों। चलिए ये क्लियर हुआ। सॉल्वेंट लेस क्वांटिटी और सोल्यूट मोर क्वांटिटी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है कमाल डाइल्यूट का, ये कमाल है कंसंट्रेशन का। अब बात आती है बच्चों की किसी सॉल्यूशन का हम लोग कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। चूंकि न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के इंडेक्स में है, सॉल्यूट का मास पूछ रहा है, मास परसेंटेज पूछ रहा है, तो मैं चाहता हूं बच्चों कि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन पूछे दिक्कत ना आने पाए, क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए आसानी से। तो बच्चों आज ये बात कर लेते हम लोग
किसी भी सॉल्यूशन का हम लोग कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? हाउ डू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो तीन तरीके से निकाला जाता है इसका। कितने तरीके से? तीन तरीके से निकाला जा सकता है कंसंट्रेशन, तीन तरीके से। कौन कौन निकाले? तो और तरीके से जाते हैं, मोल फ्रैक्शन से, मोलालिटी से, मोलारिटी से, नॉर्मलिटी से। वो आपको नहीं समझ में आएगा, उसकी बात नहीं करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये याद रखिए, पहला टर्म हमारा आएगा मास बाय मास, मास बाय मास परसेंट। ठीक है। दूसरा टर्म आएगा आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है। चलो, तीसरा आएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। लिखे का तरीका V बाय V परसेंट। इसका लिखे का तरीका मास बाय V परसेंट। ठीक है। इसको लिखने का तरीका M बाय M परसेंट, M बाय M परसेंट। ये आखिर क्या कोई बला है क्या? मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय चीज, ये है क्या? तो बच्चों, मैं आपको कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आई एम हियर, वाई फियर। डरने की क्या बात है जब मैं यहां हूं। आपको एक एक टर्म, एक एक कंसेप्ट को कुरेद करके रख दूंगा, एक एक चीज को खोल के रख दूंगा जो आपको दिक्कत दे रही है। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। देखिए, आपने बच्चों कहा कि सॉल्यूशन तैयार कैसे होता है। हर चीज के सॉल्यूशन डिपेंड करता है उसके सॉल्यूट पे। किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूट पे। तो अब सॉल्यूशन कितना अच्छा होगा या खराब होगा, ये आपको सॉल्यूट ही निर्धारित करेगी। क्या निर्धारित करेगी? सॉल्यूट ही निर्धारित करेगी। तो मैंने अगर आपसे बात किया मास परसेंट की, क्या बात किया? मास परसेंट की। ठीक है ना। जब भी मास परसेंट की बात किया जाएगा तो घुलता कौन है? घुलता सॉल्यूट है। जब भी परसेंटेज निकलेगा सॉल्यूट का ही निकलेगा। किसका निकलेगा? सॉल्यूट का निकलेगा। और उसमें से 100 में से सॉल्यूट का घटा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक सॉल्वेंट का हो जाएगा। इतना तो मैथ आती है आपको, मैं मान के चलता हूं। ठीक है। अगर आपसे मास परसेंट पूछे तो आपको लिखना है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन दिया जाए, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये है हमारा मास परसेंट। जैसे अगर बात किया जाए कि मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया, कितना ग्राम? 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया, या मैं कह देता हूं 340 ग्राम मैंने सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन कितना लिया? 340 ग्राम सॉल्यूशन लिया। ठीक है बच्चों। जिसमें से 180 ग्राम शुगर है। कितना है? 180 ग्राम ग्लूकोज कह लीजिए, ग्लूकोज। तो आखिर ग्लूकोज 340 ग्राम के सॉल्यूशन में 180 ग्राम, या एक तो हम 360 कर देते हैं। क्या करते हैं? 360, ताकि एक न्यूमेरिकल डेटा सेट हो जाए, फ्रैक्शन में नहीं है। आपने लिया है बच्चों 360 ग्राम सॉल्यूशन, जिसमें आपने उसमें ग्लूकोन डी डाला है, ग्लूकोज डाला है। कितना ग्राम? 180 ग्राम ग्लूकोज डाला है। ठीक है बच्चों। अब आपसे पूछ दिया कि इस 360 ग्राम सॉल्यूशन में ग्लूकोज कितना परसेंट है, उसी को कहते हैं हम लोग मास परसेंट। मतलब जो सॉल्यूशन आपने लिया, और अगर आपने सॉल्यूशन तैयार किया नींबू और पानी से, और मैं आपको बता दूं कि नींबू इसमें कितना परसेंट है, जबकि आपने जो शरबत तैयार किया है, नींबू पानी जो तैयार किया है, वो मैं कह रहा हूं कि आपका 500 ml है, मतलब हाफ लीटर है, जिसमें से चीनी जो, यानी जिसमें नींबू जो है, नींबू आपको 2.5 ml है। ठीक है। या 250 ml है। कितना ml है? 250 ml। आपका सॉल्यूशन कितना तैयार हो रहा है? 500 ml, जिसमें नींबू आपका कितना है? नींबू है आपका 250 ml। तो आप उसकी परसेंटेज निकाल सकते हो कि आखिर इसमें ये कितना परसेंट है। तो वही बात करते हैं हम लोग। 300 ग्राम सॉल्यूशन हमारा, उसमें से उसमें घुल कितना रहा है? 160 ग्राम शुगर उसमें घुल रहा है। हमसे पूछा जा रहा मास परसेंट। क्या पूछा जा रहा है? मास परसेंट। तो लिख लीजिए, मास किसका लिखना है? सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है? हमारा ग्लूकोज हमारा सॉल्यूट है।
तो लिख लीजिए ग्लूकोज का जो है हमारा कितना दिया है 180 ग्राम, सॉल्यूशन का कितना है 360 ग्राम ले लीजिए, और इंटू कितना 100, एक जीरो से एक जुड़ जाएगा, 18 दूनी की 36 जाएगा, और ये 250 जाएगा। इससे ये पता चला कि ये 50% इसमें जो है ग्लूकोज है। कितना परसेंट 50% ग्लूकोज। तो इसका मतलब हो गया सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट हमारा 50% है तो ऑटोमेटिक हमारा सॉल्वेंट भी 50% ही होगा। इसी को कहते हैं बच्चों मास परसेंट। और आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन इंटेक्स्ट में जाएंगे तो आपको एग्जाम्पल के रूप में ये क्वेश्चन होगा, आप वहां से बना लेंगे, ठीक है। और नहीं दिक्कत आए, अगर नहीं बने तो फिर आपके सामने आपके पास ज्ञान घर का यूट्यूब चैनल है, आप चाहें तो वहां से आप संपर्क साधें, या ज्ञान घर के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करें, वहां से भी आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बात आती है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम का क्या मतलब कि आपको दिया जाएगा सॉल्यूशन लीटर में, ग्राम में नहीं दिया जाएगा, और उसमें आप घुलने वाला सॉल्यूट जो होगा वो ग्राम में होगा, ठीक है। यानी घुलने वाला जो क्वांटिटी होगा वो ग्राम में होगा, और सॉल्यूशन हमारा तैयार जो होगा वो लीटर में होगा। उसी को कहा जाता है मास बाय वॉल्यूम। क्या दिया जाता है, तो आप लिख लीजिए मास परसेंट विथ वॉल्यूम के रेस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू WRT का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो जिसका भी पूछे मास परसेंट पूछा तो यहां जब भी निकलेगा मास ऑफ सोल्यूट, ऊपर में हमारा मास ऑफ सोल्यूट ही रहेगा, नीचे में हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन R इंटू 100 हो जाएगा। ये आपका वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंट इन द प्रेजेंस ऑफ वॉल्यूम के, यानी ऊपर में हमारा मास ऑफ सॉल्यूट ही रहेगा, नीचे हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाए या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाए, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, तो यह हमारा कहलाएगा मास परसेंट बाय वॉल्यूम या M/V परसेंट, ठीक है। ऊपर भी मास नीचे भी मास, तो ये हमारा कहलाएगा W/W या मास बाय मास परसेंट, ठीक है। ये टर्म है कंसंट्रेशन का, ये टर्म है कंसंट्रेशन का बच्चों, ठीक है। वही बात करें तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम परसेंट निकलेगा। क्या निकलेगा इसमें, वॉल्यूम परसेंट किसका निकलेगा, जब भी निकलेगा जब भी निकलेगा जो घुलने वाला हो, घुलाने वाला हो उसका नहीं, जो घुलने वाला हो। और घुलने वाला कौन है, सॉल्यूट है। बिल्कुल बच्चे आप सही समझ रहे हो। तो वॉल्यूम परसेंट किसका निकलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये कहलाएगा आपका वॉल्यूम परसेंट। यही होता हमारा V/V परसेंट, ठीक है, V/V परसेंट, ठीक है बच्चों। तो इसका भी हम न्यूमेरिकल्स कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, तो वहां से आप थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो ये कंसंट्रेशन के टर्म था जो आपको मैंने समझाने का प्रयास किया, और आपको बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आता है हमारे पास क्या आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। अब तो जो चीज हो गया हमारा, जो ये था प्योर सॉल्यूशन की बात है, किसकी बात थी, प्योर सॉल्यूशन। अब उसमें कुछ आते हैं हमारे पास, जो डाउटफुल सॉल्यूशन तो है लेकिन डाउटफुल है, किसी में पार्टिकल्स दिख जा रहा है, किसी में स्केटर ऑफ लाइट हो जा रहा है। तो स्केटर ऑफ लाइट होने के बेसिस पे, और स्केटर हो भी सकता है और स्केटर नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसमें घुले हुए पार्टिकल्स दिख जाता है। तो इसके आधार पर हमारे पास सॉल्यूशन के आधार बनता है 3। कितने आधार बनता है, 3। आइए, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात कर ले थोड़ा सा एक प्रॉपर रूप से सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटर ऑफ लाइट, यानी लाइट के स्कैटर करने के बेसिस पे सॉल्यूशन हमारे पास 3 तरह के हो गए। कितने तरह के हो गए, 3 तरह के हो गए सॉल्यूशन। एक हमारा हो गया प्योर सॉल्यूशन, क्या हो गया, प्योर सॉल्यूशन। और एक हमारा हो गया कोलाइडल, और एक हमारा हो गया बच्चों सस्पेंशन। क्या हो गया, सस्पेंशन, ठीक है। चलिए, प्योर सॉल्यूशन हो गया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच ऐसी दोस्ती हो गई कि ना ही सॉल्यूट सॉल्वेंट को उजागर कर पा रहा है, न ही सॉल्वेंट सॉल्यूट को उजागर कर पा रहा। काश की ऐसा दोस्ती हम सबके बीच होती, है ना। हमारे ऐब जो भी होते आप पोशीदा कर देते, और आपकी जो भी ऐब होता मैं पोशीदा कर देता, यानी आप मेरी डिमेरिट को छिपा देते और मैं आपके डिमेरिट्स को छिपा देता। लेकिन ये होता अच्छा नहीं होता। डिमेरिट्स को छिपा दोगे
तो अच्छा करने का मौका नहीं होगा। अच्छे दोस्ती उसी को कहते हैं जो मुझ में कमियां हो उसे मुझे बताई जाए, सरेआम लोगों के सामने न बताई जाए, क्योंकि सुधरना और इस्लाह होना मुझे है, पूरे समाज को नहीं। इसलिए जिनसे गलती हो उन्हीं को बताई जाए, उनसे ना कह करके लोगों को कहते फिरना ये बहुत बड़ी मूर्खता है और ये बहुत बड़ी अनपढ़ कहा जा सकता है, इसको अनपढ़ाना है। ठीक है, पढ़े और लिखे तो जरूर है, लेकिन उसमें पढ़े लिखे वाली बुबास रंगत नहीं पाई जा रही है। ठीक है, तो बच्चों ऐसा नहीं करना है। जिनके साथ जो गलतियां हो तो ऑन स्पॉट उसकी बात बता दें कि भाई आप यहाँ गलती कर रहे हो, बहन आप यहाँ गलती कर रही हो, तो काश इस पे थोड़ी फोकस्ड हो जाओ, यानी इसको थोड़ी सुधार लिया जाए तो शायद कि थोड़ा है ना राह आसान हो सकता है, जीने का मकसद आसान हो सकता है। मतलब जिंदगी का कोई वसूल है, जिंदगी का कोई मकसद है, कुछ अच्छा करना है, कुछ करके दिखाना है ना। आए बात समझ में? ओले बरसे गोले बरसे बढ़ते जाना है, यानी इरादा जो आपने ठान लिया है, जो माइंड को कंसंट्रेशन कर लिया है, उसको निभा के रखना है। आपके लिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह क्या शेर क्या कहते बताओ? खुद ही को कर बुलंदना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मतलब आप अपने आप को इस कदर मजबूत करें, ठीक है ना, देने वाला भी आपसे आरजी इल्तजा आरजू करे कि आखिर बंदे तुम्हें चाहिए क्या होता है ना। नहीं तेरा बसेरा कसर सुल्तानी की गुंबस पर तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। ठीक है, आप एक अशरफुल मखलूकात हैं, आपको आला बनाया गया, तो आप आला किरदार दिखाइए, जरूर दिखाइए। आइए बच्चों बात कर ले हम लोग प्योर सॉल्यूशन। तो प्योर सॉल्यूशन की पहली पॉइंट बात करिएगा, क्या बात करिएगा कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इतने माइक्रो होते हैं, इतने माइक्रो होते हैं, इतने नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो मैं तो क्या माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाए। इसी को हम लोग कहते हैं प्योर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो यानी क्या लिखेंगे इसके साइज ऑफ पार्टिकल्स, बस यहीं से क्लियर करते चले। साइज ऑफ पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर या 10 के पावर -9 मीटर। ठीक है, जिसके कारण ये दिख नहीं पाता है, कैन नॉट सीन नेक्ड आई। ठीक है बच्चों, तीसरी बात कैन नॉट सेपरेट, और जब कैन नॉट सेपरेट होगा तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली मिक्स होगा, और यूनिफॉर्मली होने के कारण नो स्कैटर ऑफ लाइट, नो स्कैटर ऑफ लाइट, नो स्कैटर ऑफ लाइट, नो सेटल डाउन। इसमें जो सॉल्यूट होंगे सेटल नहीं होगा, सेटल नो, सेटल डाउन नो, सेटल डाउन नो, सेटल डाउन नो। ठीक है, चलिए कोलाइडल की बात करेंगे तो कोलाइडल की जो साइज होती है प्योर सॉल्यूशन से बड़ा होती है, सस्पेंशन से छोटा होती है। तो आप कह सकते हो कि इसकी जो साइज होती है वो 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होती है। ठीक है, 100 नैनोमीटर के बीच होती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, ये माइक्रोस्कोप से है देखा जा सकता है, दे कैन यानी कैन सीन बाय माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप। ये आपका सेटल डाउन नहीं होता है, सेटल डाउन नहीं होता है, सेटल डाउन नहीं होता है। तो यहां तो सेटल डाउन की बातें नहीं करेंगे, यहां पे इसमें हटाओ, सेटल डाउन नो। ठीक है, इसलिए इसमें जो रहता है मैक्सिमम स्कैटर होता है, मैक्सिमम स्कैटर ऑफ लाइट होता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट बैठते ही नहीं है, सब पिघलाता रहता है। इसलिए लाइट जब जाती है और पार्टिकल यहां है ठक सिकर इधर, पार्टिकल है यहां इधर, पार्टिकल है यहां इधर, यानी मैक्सिमम स्कैटर अगर देखने को मिलेगा आपको तो कोलाइडल में दिखेगा। ठीक है, कोलाइडल का एग्जांपल आपका होगा, आगे हम तो बात करेंगे ही, आपका ब्लड जो है बेहतर एग्जांपल है आपका कोलाइडल का। ठीक है, चलिए वही बात कर ले हम लोग, किसकी बात करिएगा, ये सब के सब आपका ये प्रॉपर्टीज है, कोलाइडल की प्रॉपर्टीज हो गया। यानी आपसे पूछ दिया जाएगा साइज ऑफ पार्टिकल, तो क्या लिखेगा,
क्या ऑब्जर्वेशन हो सकते, देख सकते हैं तो चीज लिखे हुए हैं। क्या सेपरेट हो सकते हैं, दिख रहा है। क्या स्कैटर होगा, नहीं होगा। तो ये सारे के सारे आपके प्रॉपर्टीज लिखे हुए हैं। ठीक है, सस्पेंशन की बात करिएगा तो ये 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ठीक है, बिगर, लार्जर लिख लीजिए। लार्जर होने के कारण जो होगा, ये कैन सीन बाई नेक्ड आई, ये ओपन आंखों से देखा जा सकता है। और इसमें क्या होता है, ये सेटल डाउन हो जाता है। इसके पार्टिकल क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, सेटल डाउन हो जाता है। मे यानी कैन बी स्कैटर ऑफ लाइट, ये स्कैटर ऑफ लाइट कर भी सकता है, कैन बी स्कैटर ऑफ लाइट। तो ये थे सस्पेंशन। जैसे आपको, यानी सस्पेंशन का मतलब क्या, कंफ्यूजन, सस्पेंड हो गया। ठीक है, कंफ्यूजन। सस्पेंशन, आप बालू को पानी से मिला दीजिए, कुछ समय के लिए उसको रोटेट कराइएगा, तो रोटेट करने के बाद आफ्टर सम टाइम्स वो क्या हो जाएगा, बालू नीचे आके बैठ जाएगा और ऊपर सिर्फ और सिर्फ पानी होगा। तो अब बताइए, पानी वाला सतह से लाइट तो पूरे के पूरे पास कर जाएगी, और नीचे बालू है, लाइट पास करेगी ही नहीं, तो स्कैटर कम हो सकता है। लेकिन बालू और पानी वाला जो पोजीशन होगा, वहां स्कैटर देखने को मिलेगा। इसलिए ये कहा गया कैन बी स्कैटर, लाइट को स्कैटर करेगा। और ये साइज सस्पेंशन के थे। पानी से बालू का मिल जाना, ये सस्पेंशन है। पानी से आटा का मिल जाना, ये सस्पेंशन है। ठीक है, पानी से मिट्टी का मिल जाना, ये आपका सस्पेंशन है। जहां पे बड़े बड़े पार्टिकल्स आपस में मिल रहे हो और सेटल डाउन हो जाएंगे, वो सारे के सारे आपके सस्पेंशन है। कोई डाउट नहीं होने चाहिए बाबू। समझ में आई बात कि नहीं आई, बोलिए। चलिए आगे बात कर लो हम लोग। आगे बात करें, आपको कुछ ना कुछ जो है एग्जाम्पल पूछ देता आपका, किसका, आपसे पूछ देता नेचर ऑफ जो सॉल्यूशन आपने देखा, किसका, अगर आपका इसका यानी प्योर सॉल्यूशन का नेचर पूछ देता तो ये कैसा है बाबू, होमोजीनस है। कैसा है, होमोजीनस। और कोलाइडल क्या है, कोलाइडल आपका हेट्रोजीनस है, हेट्रोजीनस है। और सस्पेंशन भी क्या है, सस्पेंशन भी आपका हेट्रोजीनस है, हेट्रोजीनस है। ठीक है बाबू, समझ में आई बात कि नहीं आई। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलाइडल की। कोलाइडल वाले एग्जांपल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और एग्जाम में डेफिनेट ही पूछ देता है कोलाइडल, क्योंकि जानता है कि कंफ्यूजन बच्चे कोलाइड्स में करेंगे। तो आप थोड़ा सा एग्जांपल लिख लीजिए, सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलाइडल। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलाइडल। कोलाइडल के कुछ उदाहरण आपने नाम से, एक देखिए, दो तरह का फेज होता है, एक होता है डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्स मीडियम। अब दोनों की बात करेंगे बच्चों की, दोनों होता क्या है। तो एक थोड़ा कलर चेंज कर दे, कलर। एक होता है हमारा डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज, और एक होगा आपका डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्स मीडियम, जिसका आएगा आपका टाइप। ये कौन सा टाइप कहलाएगा, इसके आएंगे एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, चलिए। डिस्पर्स फेज उसको कहते हैं जिसकी क्वांटिटी होती है कम, डिस्पर्स मीडियम उसको कहेंगे जिसमें क्वांटिटी होगी ज्यादा। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो डिस्पर्स मीडियम है, जिसकी क्वांटिटी कम वो हमारा डिस्पर्स फेज है। तो यहां लिखिए लेस क्वांटिटी, ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, मोर क्वांटिटी। क्लियर। चलिए पहला पे आप लिख लीजिए डिस्पर्स मीडियम लिक्विड, ठीक है। और डिस्पर्स फेज भी आपका क्या है, बोलिए, ये आपका मान लीजिए गैस है। ये इस टाइप को सॉल्यूशन जो हमारा जो कहलाएगा, यानी इस टाइप का कोलाइडल हमारा कहलाएगा एरोसोल। क्या कहलाएगा, एरोसोल, ठीक है, एरोसोल। एग्जाम्पल आपका इसका लिख सकते हैं फॉग, क्लाउड, स्पॉन्ज, फॉग, क्लाउड, स्पॉन्ज, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपका एरोसोल का। वही बात कर ले, एरोसोल एक और होता है जिससे मान लो कि सॉलिड और गैस। डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड है और डिस्पर्स मीडियम आपका क्या है, गैस है। इसको भी हम लोग
एरोसोल ही कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। ठीक है, इसको एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? स्मोक, स्मोक सॉलिड में। ठीक है, चलिए, स्मोक हो गया, एयरबोर्न बैक्टीरिया, एयरबोर्न बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए, तीसरा पॉइंट आपका आएगा डिस्पर्स फेज। क्या है आपका? ले लीजिए गैस, और डिस्पर्स मीडियम आप ले लीजिए लिक्विड। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, बोलिए किस तरह का? फोम। इसको क्या कहते हैं? फोम। इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा शेविंग क्रीम, यानी शेविंग क्रीम किसका एग्जांपल है? फोम का एग्जांपल है। ठीक है, बनते कैसे हैं? गैस और लिक्विड से। ठीक है, तीसरा पे आप ले लीजिए लिक्विड, और इधर भी ले लीजिए लिक्विड। तो लिक्विड और लिक्विड हमारा जो हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं इमल्सन। क्या कहते हैं? इमल्सन। इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा मिल्क। बड़ा एग्जांपल क्या हो जाएगा? मिल्क। फेस क्रीम भी आपका इसी में आ जाएगा, फेस क्रीम। ठीक है, चलिए, वही बात कर ले हम लोग नेक्स्ट। क्या बोलते हैं? लिक्विड, सॉलिड, डिस्पर्स फेज समझ रहे हैं, जिसकी क्वांटिटी कम होगा। ठीक है ना, और इसको हम लोग ले लेते हैं लिक्विड। तो डिस्पर्स जो है आपका, इसको हम लोग कहते हैं, यानी डिस्पर्स फेज यानी कम क्वांटिटी में हमारा है सॉलिड, और ज्यादा क्वांटिटी में हमारा लिक्विड, इसको हम लोग कहते हैं सॉल। क्या कहते हैं? सॉल कहते हैं। और इसके एग्जांपल हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या हो जाएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम लोग एंटासिड के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल 2। ठीक है, मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, चलिए, इसको, इसका एग्जांपल, सोल का एग्जांपल थोड़ा पेंट भी कह सकते हो आप, पेंट ले लीजिए, पेंट भी आपका सोल का ही एग्जांपल है। ठीक है, चलिए, पेंट हो गया, क्ले हो गया। आगे ले लीजिए आप, डिस्पर्स फेज आपका गैस है, ये आपका सॉलिड है। ठीक है, गैस है, सॉलिड है, तो ये तो आपका हो गया गैस सॉलिड, फॉर्म में कहलाएगा गैस सॉलिड, ये आपका फॉर्म कहलाएगा। ठीक है ना, फॉर्म कहलाएगा। तो इसका एग्जांपल हो गया आपका फॉर्म हो गया रबर, है ना। चलिए, उसके बाद आ जाइए आप लिक्विड सॉलिड। ये हमारा है लिक्विड, ये है आपका सॉलिड। तो लिक्विड और सॉलिड, इसको हम लोग कहते हैं जेल, जिसका एग्जांपल आपका हो जाएगा जिलेटिन। क्या हो जाएगा? जिलेटिन, जेली, बटर। ठीक है, ये आपके एग्जांपल हो गए। तो ये सारे के सारे का आपको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, काम आ जाए। ले लिए? चलिए, तो ये आपके था कोलाइडल। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि सिलेबस के अनुसार सेपरेशन मेथड हटा दिया गया है, पढ़ना नहीं है। क्वेश्चन आपको सस्पेंशन से आ सकता है, क्वेश्चन आपका मास कंसंट्रेशन से आ सकता है, डाइल्यूट से आ सकता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, इन सारी चीज़ों से आ सकता है। इसके एग्जाम्पल ये आपका VBI है, जितना लिखाओ कम है, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके आ ही सकते हैं। ठीक है, सेपरेशन मेथड को एलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा एक रिलेशन कभी कभी पूछ देता है। क्या पूछ देता है? ये क्वेश्चंस में हम लोग आ जाते हैं। क्या आते हैं? बोलिए, कब वो क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, क्या पूछेगा कि रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच क्या रिलेशन है? बोलिए, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच क्या रिलेशन है? तो थोड़ा सा जो है इसको हम लोग समझ लेते हैं। रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट। तो हम लोग जो है ना एक थोड़ा ले लेते, फॉर्मूला बनाने के लिए एक स्केल लेते हैं। लीजिए,
इसको मैं मान लेता हूं ये हमारा है डिग्री सेल्सियस वाला, और ये थर्मोमीटर को मैंने ले लिया इसको मैंने ले लिया डिग्री फ़ारेनहाइट वाला। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है टेम्परेचर की, और डिग्री सेल्सियस है ये लार्जर यूनिट होती है टेम्परेचर की। इससे लार्जर यूनिट हमारा केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। चलिए, 0 यानी सेल्सियस में हमारा स्केल जो होता है शुरू होता है 0 डिग्री से और खत्म होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, फ़ारेनहाइट में स्टार्ट होता है हमारा 32 डिग्री से फ़ारेनहाइट से और खत्म होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ठीक है, चलिए अब मैंने मान लिया कि कुछ स्केल लेकर के हम चलते हैं। हमको एक तरफ लेना हमारा क्या लेना है? डिग्री सेल्सियस, और बराबर दीजिए एक तरफ लेना हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इसकी मिनिमम स्केल कहां से शुरू हुई है? 0 से, तो डिग्री सेल्सियस में से 0 घटा दीजिए। इसकी मिनिमम स्टार्ट कहां से हुई है? 32 से, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में से 32 घटा दीजिए। ठीक है, चलिए अब यहां भी बटा कर दीजिए, यहां भी बटा कर दीजिए। यहां मैक्सिमम कितना गया है? मैक्सिमम डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री गया है, तो 100 ले लीजिए। इसमें भी मैक्सिमम कितना गया? जो स्केल रीड करता है मैक्सिमम कितना? 212। ठीक है, चलिए अब इसको भी माइनस करते हैं हम लोग, यहां भी माइनस करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम घटा देते हैं। तो डिग्री सेल्सियस में बताओ बाबू, मैक्सिमम कितना? 100, मिनिमम कितना? 0 डिग्री, तो मिनिमम को यहां से घटा दीजिए। यहां भी डिग्री फ़ारेनहाइट में आइए, मैक्सिमम कितना था? 212, और मिनिमम कितना है? 32। 32 को घटा दीजिए। एक रिलेशन निकल के आएगा, डिग्री सेल्सियस में से 0 जाएगा तो बचेगा डिग्री सेल्सियस ही। बहुत अच्छा। 100 में से 0 जाएगा तो बचेगा 100। गुड। अब आ जाइए डिग्री फ़ारेनहाइट -32, तो ये हमारा रहेगा क्योंकि डिग्री फ़ारेनहाइट कुछ दिया हुआ नहीं है। 212 में से 32 घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कुछ ना कुछ हमारा लगता है कि काम बन जाएगा। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, राइट। चलिए 2 से काटिएगा ये बचेगा 5 बार में कटेगा, 2 से काटिएगा ये 9 बार में कटेगा। इधर बच गया हमारा डिग्री सेल्सियस और नीचे 5, ये बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस कितना? 32/9। अब क्या करो, डिग्री सेल्सियस को रोक लो, मैथ तो आती है। ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी डिग्री सेल्सियस बराबर है 5F-32/9। ये पहला फॉर्मूला बन के आ गया आपके लिए। ठीक है, अगर आपको डिग्री सेल्सियस दे दे और फ़ारेनहाइट पूछे तो उसको भी फॉर्मूला बना लेते हैं हम लोग। क्या बना ले बोलिए? तो आपके पास फॉर्मूला एक निकल के आया बाबू, डिग्री सेल्सियस बराबर F-32 × 5/9। हमको रोकना है फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट रोक लीजिए। क्या रोकिएगा बताइए? तो यहां लिख लीजिए, ये हो गया हमारा 9 × डिग्री सेल्सियस बराबर 5F माइनस कितना? 5 × 10, 5 × 15, 116, 160। ठीक है, आप क्या करो, 5F को ले लो बाहर। बोलिए, 5 को रोकोगे तो कितना हो जाएगा? इसको उधर ले जाओ, तो 9 × डिग्री सी और प्लस कितना? 160। तो ये चीज आ गया हमारे पास। अगर हमारा को पूछना है, यहां से लिख लीजिए आप, क्या हो जाएगा बोलिए? डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या हो जाएगा? 9 × डिग्री सी प्लस 160 बटे कितना? 5। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना लेंदी से अगर बचना चाहते हैं तो इसको हम लोग शॉर्ट में ले आते हैं। क्या करते हैं? शॉर्ट में लेकर के आ जाए, कुछ नहीं करना है, यहीं से ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये डिग्री सी × 9, नीचे 5 ही रहने दीजिए, बराबर कितना? F-32। F-32। तो अब F को रोक लीजिए, 32 को उधर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा बताइए? कितना हो जाएगा? यहां ले लेता हूं, यानी आपका है डिग्री सी बटे कितना? 5 × कितना? 9 बराबर कितना? F-32। इसको रोक लीजिए तो ये इधर आगे प्लस में हो जाएगा, यानी 9 को आगे कर दीजिए, 9 × 5 डिग्री सी और प्लस कितना? 32 बराबर कितना? फ़ारेनहाइट। ये आपका फॉर्मूला हो गया दूसरे
फॉर्मूला। तो बच्चों थोड़ा इसको करिए नोट ताकि आपको काम आ जाए। तो फार्मूला हम एक ही जगह लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो बनाने में। इसको हटा दीजिए, ये बहुत बड़का फार्मूला लगेगा, है ना, आपको याद करने में टफ लगेगी। यहाँ से 2 फार्मूला लिखिए, यानी डिग्री सेल्सियस पूछे आपसे तो 5/9 F - 32, यानी जो फ़ारेनहाइट दिया हुआ उसमें से 32 घटा दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 5/9 से, तो ये हमारा फार्मूला निकल गया। दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट का फार्मूला कितना पलट गया, ये 9/5 हो गया, 9/5 इंटू डिग्री सी और प्लस कितना 32। बस ये आपके 2 फार्मूला है टेम्परेचर पे, ये बात याद रखिए। बच्चों आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा और ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस इज इक्वल। तो ये थोड़ा बात माइंड में रख लीजिए। डेरिवेशन तो समझ में आ ही गया होगा, जो इसे जैसे वीडियो किए तो डेरिवेशन समझ में आया होगा, इसमें कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है मुझे लगता है, ठीक है ना, मुझे लगता है ना। तो इसको मैं यहां से मिटाता हूं, इसको यहां से मैं मिटाता हूं और आपको थोड़ा लिख देता हूं, क्या, एक नोट करके 2 पॉइंट -40 डिग्री सेल्सियस पे डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है डिग्री सेल्सियस। ये पहला पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट नोट 1, नोट 2, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये आपका नोट 2। तो ये बच्चों याद रखना है, डिग्री सेल्सियस, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, जो मैंने आपको बता दिया फार्मूला। 2 फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, ये डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा याद, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स अगर इस पे आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक मुझे लगता है कि जो भी चीज़ इज मैटर अराउंड अस में था मैंने आपको बताने का प्रयास किया। किसी भी प्रकार का अगर डाउट अभी भी दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछ लीजिएगा और ये सारे क्वेश्चन बनाइएगा जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, और सर क्वेश्चन ये सारी चीज़ें आप बना लीजिएगा जो स्कूल के एग्जाम होने वाले हैं, उसमें ये दोनों चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंस हैं। अगला हम क्लास लेकर के आएंगे बायोलॉजी का, ठीक है। ये चीज़ में अगर आपको बायोलॉजी क्लास में कोई डाउट है तो उसको थोड़ा बता दीजिएगा, ताकि जो टॉपिक में डाउट है तो मैं उन टॉपिकों पे फोकस करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो बच्चों ज्ञान घड़ी यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी भेजिए। अगर आपको समझ में अगर कंसेप्ट अच्छा आया हो तो कमेंट जरूर करें, लाइक भी करें, दोनों ऑप्शन आपके पास है, लाइक का भी और डिसलाइक का भी। समझ में नहीं आया हो तो डिसलाइक भी करें, आप दोनों में स्वतंत्र है और दोनों में मुझे खुशी मिलेगी। लाइक करेंगे तो भी और डिसलाइक करेंगे तो भी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, ज्ञान घड़ी यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। थैंक यू सो मच।